तो बेटा आज का लेक्चर होने वाला है सिग्निफिकेंट नंबर पे। फिजिक्स में पढ़े ही हो सब लोग, केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर, तो डेफिनेशन तो नोट किए होंगे फिजिक्स वाले में। क्या कहता है बेटा सिग्निफिकेंट नंबर? देखो क्या होता है, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप या कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट मतलब केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहां पे कंपाउंड को वे कर रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद देख रहे हो कितना मास बन रहा है, कितना मास घट रहा है उस कंपाउंड में एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में, या फिर कोई कैलकुलेशन कर रहे हो। तो वहां पे देखो कई बार डाटा जो ही थोड़ी है यार। मान लो मैंने एक ही चीज को वेट किया 6.7, या सिंपल सा एग्जांपल ले लो कैलकुलेटर का, ठीक है ना। आप मोबाइल में कैलकुलेट करो और दूसरे मोबाइल में, अलग अलग मॉडल को मोबाइल में कैलकुलेट करो, तो वहां पे डाटा में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि नहीं आता है बेटा? यस सर, आता है। ठीक है ना। इस डिफरेंस को किसी एक पर्टिकुलर टर्म से मतलब एक्यूरेसी से क्या कर दो, चेंज कर दो, तो वो हमारा किस में आता है बेटा? सिग्निफिकेंट नंबर में, ठीक है। किसमें आता है? सिग्निफिकेंट नंबर्स में। तो जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, राउंड ऑफ करके 6, 7, ठीक है। तो ये अब बन गया सिग्निफिकेंट नंबर में, मतलब एक्यूरेसी किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा को या वैल्यू को, ठीक है ना बेटा। जिन नंबर के थ्रू एक्यूरेसी बताते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट नंबर। कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कैलकुलेशन के थ्रू जो मिला है, ठीक है ना, उसके एक्यूरेसी को बताने के लिए कुछ नंबर्स यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे किसी का वेट निकाल लिया 74.6 है, ठीक है ना, तो ये एक्यूरेसी को बता रहे बेटा उसका वेट इतने ही ग्राम है। तो कितने नंबर्स मिलके बताएं इसको? कितने नंबर्स मिलके बताएं बेटा? तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर। क्या बोल देते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट नंबर। तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या बताता है बेटा? एक्सप्रेस करता है एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को। इसको एक्सप्रेस करता है बेटा सिग्निफिकेंट नंबर, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है बेटा। तो सिग्निफिकेंट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को। तो याद रहेगा। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ नंबर्स यूज करते हैं, डिजिट यूज करते हैं, नॉन जीरो डिजिट, जिसको हम लोग किस में काउंट करते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट नंबर में। तो दो बातें नोट करें सिग्निफिकेंट नंबर के लिए। तो नोट करना, डेफिनेशन नोट करो बच्चा लोग। सिग्निफिकेंट नंबर हेडिंग नोट कर लिए, उसके बाद नोट करो ईच ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर तो नोट करना सिग्निफिकेंट नंबर हेडिंग नोट करो। दो बातें तो नोट करना, each of the digit of a number, each of the digit of a number that are used to express each of the number, each of the number of, sorry, each of the digit of a number ना, लिख के देते हैं, each of the digit of a number which is used
for express degree of accuracy, each of the digit of a number which is used for express degree of accuracy from the starting non-zero digit is called significant number. Each of the digit of a number which is used for express degree of accuracy from the starting non-zero digit is called significant number. ठीक है ना बेटा? तो एक्यूरेसी को बताने के लिए जो भी नंबर्स यूज करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिग्निफिकेंट नंबर्स. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर, इसके कुछ रूल्स है बेटा, फिजिक्स में भी पढ़े होगे, गिने चुने रूल्स है बेटा. तो चलो रूल्स को रिकॉल कर लेते हैं, मिलते जुलते ही रूल्स है बेटा. तो फर्स्ट रूल क्या कहता है बेटा? ऑल नॉन जीरो डिजिट is called significant number. ठीक है बेटा? जैसे 43.4, 67.8, 3789, 841. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर पूछ रहा है सब में. सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है ना? एस नंबर कर लेता हूँ, कंफ्यूज मत होना. तो कितने होंगे बेटा सिग्निफिकेंट नंबर? 3. यहाँ पे 3, इसमें भी अच्छा है 8. 3. यहाँ 8 2 कर लेता हूँ. कितने हो गया? 4. यहाँ पे 5. अगर 0 नहीं दिया तो सभी को हम लोग किसमें लेंगे? सिग्निफिकेंट नंबर में. ठीक है ना? लेकिन 0 भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कुछ कंडीशन है. इफ 0 present between non-zero digit, then 0 considered as significant number. तो अगर 0 present between non-zero digit, then 0 considered as significant number. Example 3012, 3.018 कर लेते हैं, 145506. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा सिग्निफिकेंट नंबर, तो क्या आंसर दोगे बेटा? 4. सब में 4 कर दिए क्या? कम ज्यादा करते हैं थोड़ा सा. तो कितने होंगे बेटा सिग्निफिकेंट नंबर? 0 के, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये भी इन दोनों के बीच है, तो इसको भी काउंट करना है. 4 यहाँ पे बेटा, 3. 1 3 यहाँ पर 5. 5. अब बात आता है 0 या तो स्टार्टिंग में हो या फिर लास्ट में हो. 0 कहाँ हो बेटा? स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में. तो पहला कंडीशन, वैल्यू
स्टार्टिंग फ्रॉम 0 या फिर बोल सकता हूँ और 0 present left side of non-zero digit, then non-zero digit are called significant number. तो देखो बेटा यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है कोई भी वैल्यू, या फिर 0 कहाँ है, लेफ्ट साइड किसके, नॉन जीरो डिजिट के। तो उस समय नॉन जीरो डिजिट को ही हम क्या काउंट करेंगे बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर, 1 1 1। यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 2 हाँ कितना है, 2। समझ में आया बेटा? सर हम्म, सर वेटिंग लिस्ट चेक करो ना एक बार। वेटिंग लिस्ट चेक करे, कंफर्म कर दे वेटिंग को। तो क्लियर है बेटा? फिजिक्स में भी कुछ ऐसे ही पढ़े थे ना, या बोल सकते हो फिजिक्स वाला ही रिपीट हो रहा है ना। 4th, अब 0 कहाँ होगा बेटा, अब था पहले था लेफ्ट साइड, अब कहाँ होगा बेटा, राइट साइड। राइट साइड। हाँ तो 0 digit are present right side of the non-zero digit, then क्या होगा बेटा, नॉन जीरो डिजिट के बाद प्रेजेंट होगा तो सिग्निफिकेंट। then 0 also consider as significant number। 0 को भी किस पर कंसिडर करेंगे बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर। तो किस क्या होगा बेटा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3, यहाँ पे, यहाँ 4, 5 ये 5, यहाँ पर स्टार्टिंग में तो 0 को नहीं लेना है, बट बाद के 0 को लेना है 3, यहाँ पे 3, बाद के 0 को लेना है, स्टार्टिंग के नहीं लेना है। तो जल्दी से नोट करो, 4 थ्रू 4, एक और नोट करते हैं लास्ट, यहाँ तक नोट डाउन करो बच्चा लोग। तो ये था सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेशन, ठीक है ना बेटा। अब कई बार क्या बोलता है क्वेश्चन में, वैल्यू दे देगा, बोलेगा उसको राउंड अप करो और बताओ 3 डिजिट तक 2 डिजिट तक राउंड अप करो, बताओ सिग्निफिकेंट नंबर। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना बेटा। तो देखते हैं,
rules for rounding of value. Rules for of value. रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू को कैसे राउंडिंग करते हैं देख लो बेटा। तो राउंड अप करने आता है बेटा। तो कुछ बेसिक से रूल्स हैं। फर्स्ट क्या रूल्स है बेटा? इफ लास्ट डिजिट is greater than 5, तब क्या करते हैं बेटा? +1. Then second last value increased by 1 यूनिट, मतलब +1 कर देंगे। सेकेंड लास्ट वैल्यू को क्या करेंगे बेटा? 1 यूनिट से इंक्रीज कर देंगे। एग्जांपल देखें। डेसिमल के बाद भी राउंडिंग वाला प्रोसेस लेते हैं ना बेटा। तो यहाँ पे देखो, एक को लेते हैं 5 6 3 7। तो लास्ट डिजिट 6 है बेटा, और यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है बेटा? 7। तो इसको राउंड अप करेंगे तो क्या होगा बेटा? 3.43. क्वेश्चन में बोल देता है 2 डिजिट तक करो या 3 तक करो, तो ठीक है ना बेटा। लास्ट वैल्यू को हटा रहे हैं, बस 3 डिजिट तक ही ले रहे हैं, मतलब 2 डिजिट तक ही ले डेसिमल के बाद। तो क्या करेंगे? 3.4। अब लास्ट वैल्यू 6 है, 5 से ज्यादा है, मतलब 2 में क्या कर दोगे? एक इंक्रीज कर दोगे। 3. यहाँ पे वैसे 5.6, लास्ट वैल्यू क्या है बेटा? 7। 5 से ज्यादा होता है तो 3 में एक ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 4। क्लियर है बच्चा लोग? इसको राउंडेड ऑफ करोगे तो क्या आएगा बेटा? 10.3 के बाद क्या लिखा? 38. समझ में आया बेटा? तो ये हो गया राउंड अप करना। अब उसके बाद सेकेंड रूल क्या कहता है बेटा? लास्ट जो वैल्यू है वो 5 से स्मॉल हो तब। सेकेंड रूल कहता है इफ लास्ट वैल्यू इज लेस देन 5। तो सेकेंड लास्ट वैल्यू क्या होगा बेटा? Remains the same. Then second last value remains unchanged, या फिर सेम भी लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा। उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बोलो बेटा।
लास्ट वैल्यू को हटाना है 3.62 1 to 5 से लेस देन है तो इसलिए वही आएगा 4.59 59 यहाँ पे क्या आएगा 7.35 क्लियर है बेटा। अब देखो लास्ट वैल्यू या तो 5 से ज्यादा होगा या कम होगा, इसके रूल्स था। तो एक रूल क्या होगा बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इफ लास्ट वैल्यू इज 5 तब क्या होगा बेटा, सेकेंड लास्ट वैल्यू is increased by 1 unit if it is odd number। ठीक है ना बेटा, सेकेंड लास्ट वैल्यू 5 है और सेकेंड लास्ट वैल्यू ऑड है, तब उसको 1 यूनिट से इंक्रीज कर देंगे। बट सेकेंड लास्ट वैल्यू इज इवन, तब क्या होगा बेटा, देन सेकेंड लास्ट वैल्यू इज remains unchanged। एग्जाम्पल्स और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो बेटा सब में लास्ट वैल्यू क्या है 5, लेकिन सेकेंड लास्ट वैल्यू क्या है बेटा, देखो तो even ऑड है या इवन है। यहाँ पे सेकेंड वाले में, फर्स्ट और सेकेंड में इवन में, even इवन में कोई चेंज करना है क्या बेटा, No. no तो वैसा ही। लेकिन अगर सेकेंड लास्ट वैल्यू ऑड है तब +1. +1, तो क्या करोगे, यहाँ पे यह जाएगा 4 4 और यहाँ पे क्या जाएगा 8। 8. समझ में आया बेटा। तो सिंपल सा है राउंड अप करने का रूल्स। तो करना क्या बेटा, लास्ट वैल्यू 5 से ज्यादा है तो सेकेंड लास्ट 1 यूनिट इंक्रीज होगा, लास्ट वैल्यू 5 से कम है, ठीक है ना, तब कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, सेकेंड लास्ट वैल्यू रिमेन्स अनचेंज रहेगा। लेकिन अगर लास्ट वैल्यू 5 है तो ऑड इवन वाला किस्सा, ठीक है ना बेटा, केजुअल को याद कर लेना, ऑड इवन रूल चलेगा। ऑड हुआ तो 1 यूनिट इंक्रीज, अगर इवन हुआ तो रिमेन्स अनचेंज या फिर सेम, ठीक है बेटा। ये था सिग्निफिकेंट नंबर एंड राउंड अप टेक्निक, नोट कर लो बच्चा लोग। तो सब कोई जाना, ठीक है, हम आज नहीं रहेंगे। सर नीट वाले भी जा सकते हैं ना? नहीं, आज शायद जेडब्ल्यू वाले को बुलाया, नीट वाले को कल बुलाया ना, तो सेशन के लिए पता नहीं, देखो उसमें लिखा है, सर ने भेजा था कुछ, हमने ध्यान नहीं दिया, शायद जेडब्ल्यू और नीट वाले को अलग अलग दिन बुलाया है। सर फिर वो भी एक बार मॉड्यूल्स देख के लेना। लिए बुलाया था। हाँ मॉड्यूल्स के लिए, अच्छा मॉड्यूल्स के लिए वैसा है, हाँ ठीक है, सर मैंने पूछा था तो सर हाँ बोले। जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेफ्टी से जाना, मास्क लेके जाना, ठीक है। यस सर। तो क्लियर है, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, मम्मी की तबीयत ठीक है, मम्मी को होने वाला ऑपरेशन तो हम
तो लेट, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो यार। तो बेटा इतना ज्यादा दिक्कत वाला टॉपिक नहीं था सिग्निफिकेंट नंबर, सिंपल सा चीजें कर लोगे ना सब कुछ सॉल्व, और दो बार पढ़ लिया, फिजिक्स में भी पढ़ लिया, केमिस्ट्री में भी पढ़ लिए। राउंड अप वाला भी कोई बड़ा चीज है क्या बेटा? करना क्या है, 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल में बोलता है 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा दो, 5 से कम है तो कुछ मत करो, रहने दो भाई, ठीक है ना। और एक रूल क्या कहता है बेटा कि अगर लास्ट वाला ही 5 है तब देखो ऑड इवन, सामने वाला 5 के आगे वाला मतलब ऑड हुआ तो 1 यूनिट बढ़ाओ, नहीं हुआ तो रहने दो जी। तो क्लियर है सभी को ये सब? ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो आपको चैप्टर में पता चल गया होगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का बेटा? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। भले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है बट एक्चुअल में चैप्टर जो है एक्चुअल में है मोल कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना बेटा। तो मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से रटा होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए, कैलकुलेशन पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? और इनके एप्लीकेशन हम गिने चुने ही करवाए हैं ना बेटा, क्योंकि मोल का अगर इंडिविजुअल देखा जाए ना तो बेटा बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका एक मतलब हर एक चैप्टर में, अभी इसके बाद जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे चैप्टर, वहां पे भी मोल का यूज होगा, गैसेस स्टेट पढ़ोगे तो वहां पे भी मोल का यूज होगा। मतलब ऐसा कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं जहाँ पे मोल यूज होता ही नहीं हो और मोल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते नहीं हो। तो अपने आप में तो एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इनडायरेक्टली देखो सभी फिजिकल चैप्टर को मिला के तो मोल एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको मैं कोशिश किया एप्लीकेशन ऑफ मोल में समराइज करने के लिए, क्योंकि ऐसा कहीं मिलेगा नहीं टॉपिक की एप्लीकेशन ऑफ मोल, ठीक है ना। रेंडमली दिया रहता है, बुक में दिया भी रहेगा तो प्रॉब्लम्स के फॉर्म में, तो एक जगह हमने उसको समराइज किया है ताकि क्वेश्चन देख के जल्दी समझ में आ जाए। तो मोल कैलकुलेशन के फॉर्मूले क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। तो मोल कैलकुलेशन के फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए अच्छे से, और उसके बाद कैलकुलेशन करना सीख गए हो तो मोल के एप्लीकेशन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं सब क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. ठीक है चलो। और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लिमिटिंग एजेंट बना लोगे ना क्वेश्चन? फॉर्मूले याद है कि भूल गए सब? याद है सर। तो आज एक डीपीपी दे देंगे शाम तक, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो उस डीपीपी को सॉल्व करना बेटा, रोज डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आज जो भी मैं डीपीपी दूंगा ना बेटा तो कल उसमें का 1 to 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। होमवर्क में रहेगा, क्या होमवर्क है बेटा? 1 to 30 क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑफ एपीपीएस बोलो, एडिशन प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट या फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट, एपीपीएस ही समझ लो, ठीक है ना बेटा। तो ये दे देंगे तो इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और कल उसी को क्लास में डिस्कस करेंगे। 1-2 दिन यही चलेगा, ठीक है ना बेटा। तब उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर चलेगा, तो उसमें 2-3 लेवल होंगे। तो ट्राई करेंगे हम कि कम से कम एक लेवल पूरे तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर ले क्लास में, ठीक है ना बेटा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब एक्चुअली में पता चलेगा ये टॉपिक तुमको कितना समझ में आया या फिर समझ के कितना अप्लाई किए हो, ठीक है बच्चा लोग। तो कोई ये हार नहीं मानेगा सर मैंने 1 to 30 क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे उसमें से 2 ही सॉल्व हुआ, ठीक है बेटा, 2 सॉल्व हुआ अच्छी बात है, लेकिन 28 में डाउट आया उस डाउट को डिस्कस करोगे। जितना ज्यादा डाउट और वो डाउट टीचर के साथ डिस्कस करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना बच्चा। तो होमवर्क क्लियर है, एक असाइनमेंट दूंगा, डीपीपी बोल लो, एपीपीएस बोल लो, उसके 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, कर लोगे सब? यस सर। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगना है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लगना है। 30 क्वेश्चन में बहुत कम लोग जो है 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग में, मतलब मैक्सिमम लोग 30 में 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, 10 से तो हमसे ही पूछना है,
तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा, है ना भाई। और ये 30 क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करना है बेटा, एक मोटी से एक कॉपी ले लेना, रफ टाइप की ले लेना, थोड़ा पेजेस बढ़िया हो, उसमें सिर्फ केमिस्ट्री के डीपीपी सॉल्व करना, ठीक है ना, भरे रफ का सॉल्व करना। रफ कहने का मतलब है बेटा कि क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री की एक डीपीपी की कॉपी बना लेना 200-250 पेज की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन डायरेक्ट बनता है तो आंसर ए लिख दो, डायरेक्ट बन रहा है आंसर जो भी लिख दो, अगर कैलकुलेशन है तो वहीं पे कैलकुलेशन करो, रफ टाइप का करो लेकिन उसी कॉपी में करो। तो उससे क्या होगा बेटा, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ कल को क्लास में डिस्कस करेंगे तो तुम वहां नोट कर लोगे। 2-3 महीना के बाद या 1 साल के बाद जब 12th में चल जाके इस टॉपिक को फिर से पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने को ट्राई करोगे तो नहीं बनेगा, तो उस समय कॉपी खोजते रहोगे क्या। अगर कॉपी बना है तो तुरंत दिख जाएगा कि नहीं बेटा। तो इसलिए केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट में करते हो तो अच्छी बात है, बट केमिस्ट्री के लिए करना है, ठीक है ना। एक अलग से रफ टाइप की कॉपी लेना 200-250 पेज, जिसके पेजेस अच्छे हों, ज्यादा अच्छे तो और अच्छी बात है बेटा। उसको लेके उसी कॉपी में चाहे रफ टाइप का सॉल्व करो लेकिन करो। ऑप्शन 1 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देख के टिक करना है तो वहां पे आंसर लिख दो, ठीक है ना बेटा। कोई लिखने की जरूरत नहीं कि ऐसे सॉल्व हुआ, बस जैसा रफ में सॉल्व करते हो वैसा, क्योंकि तुम अपने रफ किया समझ सकते हो कि नहीं बेटा, कि अपने ही हैंड राइटिंग Yes, समझने में दिक्कत होता है। तो बस एक जगह रहेगा तो क्या होगा, कल को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। यस सर। सर क्वेश्चन नहीं लिखना है ना? नहीं, क्वेश्चन वैसा नहीं, आपको पता है कौन सा डीपीपी सॉल्व कर रहे हो तो बस वहां पे लिख दिया करो टॉपिक पे, मतलब पेज के है टॉप पर कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, इसका असाइनमेंट है। क्वेश्चन नोट नहीं करना है, ठीक है ना, टाइम पास नहीं करना है, कुल मिलाकर जैसा सॉल्व करते हैं वैसा ही करना है, बट इसके लिए एक स्पेसिफिक कॉपी बनाना है, ठीक है ना बेटा। रफ टाइप का ही सॉल्व करो लेकिन एक स्पेशल कॉपी बना लो उसके लिए, तो उससे तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा बेटा नेक्स्ट टाइम जब रे सॉल्व करोगे उसको। तो क्लियर है बच्चा यहाँ तक, किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ? नो सर। ठीक है बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग, सबको अपना ख्याल रखना। आज की सेवा करते हैं समाप्त। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. बच्चा।